भारत समता स्थापित कर पाया? समता स्थापित करने के लिए संविधान के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया, क्या आज वो इफेक्टिव तरीके से लागू है? क्या आज बाकी लोगों की तरह हमारे साथ, देश के वंचित वर्गों के साथ उस तरह का समानता का व्यवहार होता है? क्या आज भी इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आती कि घड़ा छू लेने पर इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई 2022 में, मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। उत्तराखंड के अंदर सुनीता देवी एक भोजन माता जो मिड डे मील बनाया करती थी स्कूल के अंदर, उसके एक हाथ के बने खाने को खाने से स्वर्ण जाति के बच्चों ने इनकार कर दिया और सरकार ने उन बच्चों को समझाने की बजाय उनके मां बाप, चूंकि बच्चों को क्या पता अछूत क्या होता है, शूद्र क्या होता है, दलित क्या होता है, उनको तो उनके मां बाप ने ही बताया होगा ना। तो सरकार को उनके मां बाप के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सुनीता देवी को ही नौकरी से निकाल दिया। अरे उन बेवकूफों से कोई ये भी पूछो जिन मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हो, जिसमें प्रवेश करने पर एक दलित की हत्या कर देते हो, उस मंदिर का निर्माण और उस मंदिर के अंदर रखी मूर्ति का निर्माण भी मेरे दलित समाज के लोग करते हैं। क्या आप उन मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? कहां है समानता का अधिकार? घोड़ी पर बारात निकालने पर आज भी हमले हो जाते हैं। आज भी जाति के आधार पर न जाने कितने बेकसूर युवाओं को कॉलेजेस के अंदर उत्पीड़ित किया जाता है। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, माता जिजाऊ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब, वे समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे एम्प्लॉइज़ एंड पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़ का, जिन्होंने आज का इतना महत्वपूर्ण दिन चुना। आज हम एक नहीं, दो नहीं, कई त्योहार एक साथ मना रहे हैं। एक तरफ आज माता सावित्रीबाई फूले जी का जयंती है, तो अभी 2 दिन पहले महार सूरवीरों की गाथा आपने सुना होगा। 500 महार योद्धाओं ने पेशवाई 28,000 की सेना को नेस्तनाबूद किया अपने युद्ध कौशल से। और अभी शायद 9 तारीख को फातिमा शेख जी की भी जयंती है, क्योंकि बिना फातिमा शेख के और उनके भाई मिस्टर शेख के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले शायद वो स्कूल जो महिलाओं के लिए भारत में पहला स्कूल उन्होंने खोला 1 जनवरी 1848 को, शायद वो संभव ना हुआ होता। तो ऐसे दोनों महान क्रांतिकारी योद्धाओं की हम जन्म जयंती भी मना रहे हैं और संविधान दिवस को भी हम लोग मना रहे हैं। तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जी की भी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं और नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि जिस संविधान ने हमें सब कुछ दिया, जिसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश की विविधताओं को समझते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, जहां 6,743 जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं। हर 50 किलोमीटर पर जहां भाषा व संस्कृति बदल जाती है, ऐसे भारत को एकजुट करके
एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन संविधान लिखने की जिम्मेदारी आप सब जानते हैं किन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिली। बॉम्बे से संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया, उनको चुनाव में हरा दिया, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अन्य सदस्य जो पूर्वी बंगाल से जोगिंदर नाथ मंडल जीत कर आए थे, उन्होंने अपना रिजाइन करके वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा। और उस वक्त संविधान बनाने के लिए 18 समितियां बनी। 18 समितियों में से 13 समिति के सदस्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और संविधान के निर्माण में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो इतना जबरदस्त था कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में भारत से अलग हो गया, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की सदस्यता चली गई। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों को उन 18 समितियों में से 13 समितियों में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने सोचा कि उनके बिना संविधान पूरा कैसे होगा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बॉम्बे की विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी, सरदार पटेल जी ने पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, फिर नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उनको कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बिना भारत के संविधान की रचना करना एक सपने के समान है, और ऐसे में उनको संविधान सभा में भेजना बहुत जरूरी है। उनके बिना संभव नहीं होगा कि हम भारत के संविधान की रचना, और ऐसे संविधान की रचना जिसमें इतनी विविधताओं, इतने जाति धर्म जहां छुआछूत ऊंच नीच वाले भाव था, उसको खत्म करके एकजुटता के साथ एक सशक्त भारत का निर्माण कर पाए, वो बाबा साहेब के बिना संभव नहीं है। तो डॉक्टर जयकर को जो वहां से रिजाइन करवाया गया और उनके स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को निर्विरोध रूप से चुनकर संविधान सभा में भेजा और फिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। और पूरे 7 सदस्यों में बाकी सदस्यों का कंट्रीब्यूशन क्या था वो आप सब ने देखा होगा। टाटा कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी जी ने स्पष्ट अपने शब्दों में संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए कहा था कि किस प्रकार कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग विदेश में थे, कुछ लोग अपने व्यापार में व्यस्त थे, एक ने रिजाइन कर दिया, एक की डेथ हो गई। ऐसे परिस्थितियों में संविधान को लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी और उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़कर भारत की विविधताओं को देखते हुए एक ऐसा मजबूत संविधान दिया जिसने 562 रियासतों को खत्म कर भारत को एक आधुनिक भारत के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित करने का काम किया। तो मैं ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। लेकिन साथियों, जैसा कि आज के प्रोग्राम के शुरू में संविधान पाठ के रूप में एक नाटिका प्रस्तुत की गई और उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण था। लेकिन अब चर्चा उससे आगे बढ़ाते हैं कि क्या जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर दिए, क्या वो अधिकार सुरक्षित हैं? क्या आज की सरकारें ईमानदारी के साथ संविधान को पूरी तरीके से अनुपालन कर रही हैं? इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। जब हम बात मौलिक अधिकारों की करते हैं तो हम मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अधिकार सब चाहते हैं लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह कोई नहीं करना चाहता। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी याद रखना चाहिए। अधिकार है लेकिन उसके साथ अधिकार किस हद तक इस्तेमाल करना है कि कहीं तुम्हारे अधिकार के ज्यादा इस्तेमाल से किसी दूसरे के अधिकार का हनन ना हो जाए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो 6 मौलिक अधिकार बताए, समता का अधिकार,
तो क्या भारत समता स्थापित कर पाया? समता स्थापित करने के लिए संविधान के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया, क्या आज वो इफेक्टिव तरीके से लागू है? क्या आज बाकी लोगों की तरह हमारे साथ, देश के वंचित वर्गों के साथ उस तरह का समानता का व्यवहार होता है? क्या आज भी इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आती कि घड़ा छू लेने पर इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई 2022 में, मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। उत्तराखंड के अंदर सुनीता देवी एक भोजन माता जो मिड डे मील बनाया करती थी स्कूल के अंदर, उसके एक हाथ के बने खाने को खाने से स्वर्ण जाति के बच्चों ने इनकार कर दिया और सरकार ने उन बच्चों को समझाने की बजाय उनके मां बाप, चूंकि बच्चों को क्या पता अछूत क्या होता है, शूद्र क्या होता है, दलित क्या होता है, उनको तो उनके मां बाप ने ही बताया होगा ना। तो सरकार को उनके मां बाप के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सुनीता देवी को ही नौकरी से निकाल दिया। तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? क्या इसमें समानता का जो अधिकार संविधान ने सुनिश्चित किया था, क्या समानता है? कोई उन लोगों से जरा यह तो पूछे, क्या भोजन माता के बनाए हाथ का खाना खाने से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस देश में खेत का मालिक कोई भी हो, खेत में मजदूर के तौर पर फसल उगाने का, अन्न उगाने का काम तो मेरे समाज का दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग का लोग अपने खून पसीने से करता है। क्या आप खाना बंद कर दोगे? कोई अनजान बेवकूफों से यह तो पूछे कि जिन सड़कों पर आप चलते हो, जिन फ्लाईओवर से आप चलते हो, उनका निर्माण में इस देश के दलितों, अछूतों, वंचितों का खून पसीना लगा है, क्या आप उन सड़कों पर चलना बंद कर दोगे? कोई उन मूर्खों से यह पूछे कि जिन जूतों को आप पहनते हो, उन जूतों को और जिन कपड़ों को आप पहनते हो, उनको बनाने का काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं, क्या आप कपड़े और जूते पहनना बंद कर दोगे? उन मूर्खों से कोई यह भी पूछे जिन कॉलेज अस्पतालों में, जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हो, जिन स्कूल और कॉलेजेस में आप पढ़ते हो, उनका निर्माण भी अपना खून पसीना बहाकर मेरे समाज के लोग करते हैं, क्या आप अपने बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या आप उनका इलाज अस्पतालों में कराना बंद कर दोगे? अरे उन बेवकूफों से कोई यह भी पूछो जिन मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हो, जिसमें प्रवेश करने पर एक दलित की हत्या कर देते हो, उस मंदिर का निर्माण और उस मंदिर के अंदर रखी मूर्ति का निर्माण भी मेरे दलित समाज के लोग करते हैं, क्या आप उन मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? कहां है समानता का अधिकार? घोड़ी पर बारात निकालने पर आज भी हमले हो जाते हैं, आज भी जाति के आधार पर न जाने कितने बेकसूर युवाओं को कॉलेजेस के अंदर उत्पीड़ित किया जाता है, जानबूझकर इंटरनल एग्जाम में उनको फेल कर दिया जाता है, वाइवा में कम नंबर दे दिए जाते हैं, इंटरव्यूज में फेल किया जाता है, बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, या तो बच्चा सुसाइड करता है या कॉलेज छोड़ देता है। क्यों आईआईटीज के अंदर, आईएम के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या होती हैं? अगर समानता का अधिकार जो संविधान ने दिया, अगर उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन सरकारों ने किया होता, तो किसी भी बच्चे को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, फिर कोई रोहित महबूबा पैदा ना होता, कोई पायल तड़वी आत्महत्या न करती। मुझे लगता है कि हमें सबको, इस देश के तमाम समतावादी, न्यायवादी लोगों को, जो मानवतावादी हैं, संविधान में भरोसा करते हैं, उन सबको समानता के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लड़ाई अगर सरकार के खिलाफ भी लड़नी पड़े, संविधान को बचाने की, तो लड़नी चाहिए। और बात हो रही थी स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता कितनी मिली? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या वास्तव में है? क्या आज भी हमारे लोगों को जिस तरीके से जगह जगह प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, यहां तक आज की डेट में तो धरने प्रदर्शन भी सरकारें करने नहीं दे रही। एक समय था जंतर मंतर पर पूरे देश के लोग जाकर दिल्ली के अंदर संसद के सामने प्रदर्शन किया करते थे,
कई बार तो 1.5-2 साल तक धरने चलते थे, लेकिन आज वहां धरने प्रदर्शन करने के लिए 15 दिन पहले एप्लीकेशन देनी होती है, और उसमें भी 1000 से ज्यादा संख्या अगर आपने लिख दी तो परमिशन कैंसिल, और परमिशन भी मिलती है तो केवल 3 घंटे की। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बचा है? क्या आज आपको बोलने मात्र पे आपकी हत्या नहीं कर दी जाती? क्या आप अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक, जिस प्रकार कभी संत कबीर ने जो बातें कह दी, क्या आज का भारत का नागरिक वो बात कह सकता है कि उसकी हत्या नहीं हो जाएगी? किस हद तक कट्टरपन बढ़ चुका है? क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी सुरक्षित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, फैक्ट्रियों में, होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर 15-15 साल के, 12-12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। ईंट बनाने के भट्टों के ऊपर आज भी बंधुआ मजदूरी जारी है। तो जो बंधुआ मजदूरी को भी संविधान ने निषेध किया, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, जो बंधुआ मजदूरी को भी रोकता है और अस्पृश्यता को भी रोकता है। लेकिन क्या अस्पृश्यता खत्म हो गई? क्या बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई? यह भी चिंतन का विषय है। और कहां एक तरफ बात होती है धार्मिक स्वतंत्रता की, बिलीफ की, अपने धर्म को मानने की, उसके प्रचार प्रसार करने की आजादी, तो आज खुद सरकारें आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फेथ, क्या उसके खिलाफ काम नहीं कर रही है? एक तरफ संविधान इजाजत देता आप जिस धर्म को चाहे माने, यह आपकी आजादी है, लेकिन आप जिस धर्म में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, जिसके विचार से आप सहमत नहीं होते, आप उसको छोड़कर दूसरा धर्म अपनाते हो, तो आपके खिलाफ अलग से स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून बना दिए। कई सारी राज्य सरकारों ने कानून बना दिया, आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी। क्यों लेनी होगी भाई? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बनाया कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। इट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन करने पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। परमिशन लो, डीएम से पहले परमिशन नहीं ली, क्यों ले? जब संविधान इजाजत देता है तो कोई स्टेट का बनाया हुआ कानून कैसे ये बाध्य कर सकता है कि आप पहले डीएम से परमिशन ले? और डीएम अगर जातिवादी है, मनुवादी सोच वाला है, वो आपकी परमिशन कोई लटकाता रहता है। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बचा है? कहां लोग खुलेआम संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सरकार के अंदर बैठे वो मंत्री कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं। वो सांसद और मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, जो वो जीत के आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे मंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, या हाई कोर्ट के जज बने, या एमपी बने, एमएलए बने, बनने के बाद संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं बिना किसी राग द्वेष को, बिना पक्षपात के, बिना भय के सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या भारत में सबके साथ न्याय हो रहा है? क्या सरकारें सबके साथ एक जैसा दृष्टिकोण अपना रही हैं? जब सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री लोग खुलेआम धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हों और कुछ लोगों को जानबूझकर लंबे समय तक जेल में रखते हों, और कुछ लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक भाषा बोलने के बाद केंद्र में मंत्री बन के बैठ जाते हों, तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बचा है? और उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा जिसकी शुरुआत कम से कम भारत की महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू की थी। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया, और उनकी उसी बात को मानकर मेरे दलित समाज के लोग शिक्षा के ऊपर ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया, और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, एडवोकेट बने, जजेस बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। वजीफे के पैसे से ही पढ़ गए। लेकिन क्या आज आप अपने बच्चों को, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो क्या बन पाएंगे? अरे मुफ्त में पढ़ाई हो जाती थी, कोई फीस नहीं थी, 10-5 पैसे की फीस दे के बच्चे पढ़ जाया करते थे। स्कॉलरशिप इतना मिल जाता था, उसी से पूरी पढ़ाई हो जाती थी। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था 12वीं के बाद, कोई मेडिकल में जाना चाहता था, आर्किटेक्ट में जाना चाहता था,
या उसके ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट में जाना चाहता था, एडवोकेट बनना चाहता था, तो जो पूरा खर्च पढ़ाई का आता था उससे भी कहीं अधिक पैसा स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता था। बच्चे उसी से पढ़ाई का फीस का खर्चा भी निपटा देते थे, हॉस्टल का खर्चा भी निपट जाता था, उसी पैसे से वो अपनी 1-2 वर्दी भी सिलवा लिया करते थे। लेकिन आज की सरकारों ने न केवल स्कॉलरशिप को खत्म किया, बल्कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस एक बार देख लीजिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनी है, 5 साल का कोर्स है 12वीं के बाद, और उस डिग्री को करने का खर्चा, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग करो, 3-4 लाख रुपए की कोचिंग करेगा बच्चा, काबिल पास करेगा, 3-4 लाख रुपए खर्च करके तो वो मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या लॉ के लिए एडमिशन के लिए सेलेक्ट होता है। अब उसके बाद जो उसकी फीस है उससे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, 98% ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग और 80% स्वर्ण जाति के लोग भी आज के सरकारी लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है, 5 साल का लॉ का कोर्स है, हॉस्टल का खर्चा अलग है, बाकी खर्चे अलग हैं, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो 1 साल का कम से कम 5.5 से 6 लाख, और 5 साल की कोर्स लगा लीजिए 30 लाख कम से कम अगर आपके पास है तो आपका बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर पाएगा। इंजीनियरिंग के अंदर 1 साल की फीस लगभग 3,70,000, एवरेज बता रहा हूं मैं, कहीं ज्यादा भी है कहीं थोड़ा बहुत कम भी है। 4 साल की डिग्री है, हॉस्टल का खर्चा अलग, बाकी सारे खर्चे जोड़ लो तो 18 से 20 लाख रुपए आपके पास है तो आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर पाएगा। उसी तरीके से बाकी कोर्सेज हैं, सिंपल ग्रेजुएशन करनी हो, बीए, बीकॉम, उसका भी खर्चा आजकल लाखों में आ रहा है। लेकिन हमारा सर्वे बताता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 99% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 1 महीने की 5,000 रुपए से 20,000 रुपए महीने के बीच है। जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपए के बीच हो, क्या वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, लॉ की डिग्री करा सकते हैं, आर्किटेक्ट की डिग्री करा सकते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री करा सकते हैं क्या? यानी पैसे के अभाव में आपके बच्चों की पढ़ाई छीन रही है। कौन छीन रहा है? सरकारें छीन रही हैं, क्योंकि सरकारों ने सरकारी लॉ कॉलेज में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में आप पढ़ ही ना पाए। तो फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार बचा कहां? क्योंकि संस्कृति जो हमारे पुरखों की संस्कृति है, भारत तो सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था। जहां भी खुदाई होती है बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। लेकिन यहां तो जिसकी सत्ता है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों को मारने कुचलने की बात कर रहा है। आए दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और यहां तक अभी आपने देखा होगा, परसों ग्वालियर के अंदर कुछ नपुंसक लोग, मैं उनको आतंकवादी कहता हूं, कुछ आतंक पैदा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो की फोटोकॉपी कराकर उसको खुलेआम पुलिस की उपस्थिति में जला रहे हैं। उन बेवकूफों से कोई पूछे कि कम से कम बाबा साहेब की फोटो की फोटोकॉपी को जलाने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ तो लो, कम से कम उनकी विद्वता का अध्ययन तो कर लो। भारत का रिजर्व बैंक तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन के ऊपर बना है। डॉक्टर बाबा साहेब दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं, उसको पढ़ लो। 1942 से 1946 के बीच ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहते हुए, लेबर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने जो मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी दी, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया, मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट दिया, 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे काम के किए, सिंचाई की योजना, बिजली की योजना, दामोदर वैली, इन तमाम तरह की योजनाओं को देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पहले अध्ययन तो कर लो। किसान तो केवल एक जाति का नहीं होता,
केवल दलित थोड़ी ना किसान है, किसान तो दूसरी जाति में भी है। मजदूर केवल दलित थोड़ी ना है, दूसरी जाति में भी है। महिलाएं केवल दलित हैं क्या, दूसरी जाति की भी महिलाएं। अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया तो वो तो सभी जाति सभी धर्म की महिलाओं को दिया। तो पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटोकॉपी को जलाने से पहले कम से कम उनका इस देश के मजदूरों के जीवन में, इस देश के किसानों के जीवन में, इस देश की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाकर उनको उत्पीड़न के खिलाफ तलाक लेने का अधिकार, पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार, पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का अधिकार, बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का अधिकार, ये तमाम अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो की फोटोकॉपी करके उसको जलाते हो। कम से कम पढ़ तो लो। आप फोटो नहीं जला रहे हैं, आप इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आग के हवाले कर रहे हैं। आप दो संप्रदायों के बीच में दंगा कराना चाहते हैं, आप देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। आप केवल देश के संविधान के खिलाफ नहीं है, आप पूरे देश के खिलाफ हैं। आप देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित करके मुकदमा दर्ज करके जेल में डाले। आज संविधान का दिन है, हम संविधान दिवस मना रहे हैं, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती भी मना रहे हैं, लेकिन इसको मनाते वक्त कम से कम आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जहां एक तरफ 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के ऊपर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया, एक लेटर इशू किया और जनता से कहा मौलिक अधिकारों का मौलिक कर्तव्यों का महत्व समझो, उसका पालन करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या आप मौलिक कर्तव्यों का खुद पालन कर रहे हैं? क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो ये भी कहते हैं कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाना चाहिए, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हमें अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप और आपकी पार्टी और आपके सारे सांसद मंत्री सब अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ये भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 51C का उल्लंघन नहीं है? साथ ही साथ इस देश की जो हेरिटेज है, इस देश की जो संस्कृति है, उसका संरक्षण की बात है। लेकिन जो भारत के महापुरुष हैं, आप उनकी जो अवशेष हैं उसको खत्म कर रहे हैं। साकेत नगरी थी, बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन आपने क्या बना दिया? तो मेरा आज के दिन ये कहना है कि अगर हम लोग सच में अपने देश से प्यार करते हैं, अगर हम सच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से जिन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ने के लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया, और फिर हम लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर के साथ साथ MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सारी बड़ी से बड़ी कुर्सी हमें देने का साधन बना गए। हमने क्या किया? हमने उनके साथ धोखा किया। हम लोग MP, MLA तो बने, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी थी संसद और विधानसभाओं के अंदर इस देश के वंचित वर्गों की आवाज बनना, उनके मुद्दे उठाना और सरकार पर दबाव डाल के उनके लिए विकास की योजनाएं बनवाना, उसको बनाना तो दूर की बात है। उन्हीं सरकारों ने आपके रहते हुए 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स करके ठेके पे देकर 4th क्लास की नौकरियों से हमें वंचित कर दिया। हमारे करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। आज ठेकेदार हमारा शोषण करता है, और सरकारों के अंदर बाकी जो ग्रुप A, B और C, उसके अंदर आधी वैकेंसी खाली हैं, भरी नहीं जा रही, और आधी जो भरी हैं उसमें से भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। साथ ही साथ आपने पेंशन का अधिकार खत्म कर दिया, जो एक सोशल सिक्योरिटी थी। लोग सोचते थे रिटायर होने के बाद मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, आपने तो वो अधिकार भी छीन लिया। जो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के नागरिकों को दिया, आज सरकारें ही उसको छीन रही हैं। जैसे शिक्षा को महंगे करके शिक्षा छीन ली, ठेकेदारी प्रथा लाके नौकरियों के अवसर खत्म कर दिए, सारे PSUs एक एक करके बेच दिए। इसी तरह अगर संविधान पे हमला होगा और हम चुप्पी साधे रहेंगे तो क्या देश का संविधान बचेगा? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार नहीं चली जाएगी? इसीलिए क्या सांसद विधायक बना था कि आप जाकर वहां गूंगे बहरे बन के बैठ जाना, अपने समाज की आवाज मत उठाना, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा मत करना। अगर यही करना होता तो मैं भी मंत्री बना रहता। जब मैंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली,
तो मुझे भी ये ऑप्शन दिया कि आप मंत्री रहो, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं एमएलए बना और उन्हीं के विचार की वजह से, उन्हीं के दिए संविधान के अधिकार की वजह से मैं मंत्री बना। और ये लड़ाई हमारे और आपके सबके आने वाले बच्चों के भविष्य की है। हम लोग को मिलकर लड़ना होगा। हर भारत के नागरिक, चाहे वो सरकारी नौकरी में है चाहे प्राइवेट है, सबकी जिम्मेदारी है समाज के सभी लोगों को मिलकर संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए। संविधान रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज तो संविधान पे इतने इस हद तक हमले हो रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आप सब जानते हैं कि पहले वोट डालने का अधिकार 1935 के एक्ट बनने से पहले, 1932 के पूना एक्ट से पहले वोट डालने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट्स को था। लेकिन मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी। उस बंदिश को, मनुस्मृति को खत्म करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था। और इस हद तक रास्ता बनाया कि उन्होंने सबको वोट का अधिकार दे दिया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। और यह अधिकार भी दे दिया कि अगर सरकारें गलत काम करें, संविधान के खिलाफ काम करें, जनता को सरकार का काम पसंद ना आए, तो अपनी वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे। लेकिन क्या आज आपका वोट सुरक्षित है? आज तो वोट की भी चोरी है, चुनाव भी चोरी हैं, लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लोग चाहते हैं उनको बैलेट पेपर से चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिले, देश का संविधान बचे, उनका पेंशन का अधिकार वापस मिले, उनको वापस पीएसयूज सरकार के अधीन आए और वापस लोगों को फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट फिर से सरकार के अधीन आए। कम से कम हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आज जो हम मिडिल क्लास बनाए वो केवल सरकारी नौकरी की वजह से बनाए, अन्यथा हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम व्यापार कर पाते। तो आज लेकिन हमें विकल्प भी तलाशना होगा। नौकरियां सीमित हैं, नौकरी के दम पे पूरे समाज को खड़ा नहीं किया जा सकता। हमें धीरे धीरे अपने समाज की अर्थव्यवस्था भी तैयार करनी होगी। उसके तरीके अलग अलग होंगे, उस पर अलग से बात की जाएगी। क्योंकि आज हम लोग संविधान दिवस मनाने और माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए, तो मैं आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसी तरह के व्याख्यान होते रहने चाहिए, लेकिन व्याख्यान के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर देना चाहिए। संविधान की सुरक्षा के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमें हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।